वाह बेटा, आज मौसम कितना साफ है, देखो वो तारे कितने चमक रहे हैं। तुम्हें देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी कहानी जो मैंने शायद तुम्हें पूरी तरह कभी सुनाई ही नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बेटा, ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे, हमें, पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है मेरे मंगल ग्रह पर जाने की, और वहाँ जो हमने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। बैठो, आज तुम्हें सुनाता हूँ वो पूरी दास्तान, मेरी अपनी ज़ुबानी। भाग 1, सपना और टीम। अध्याय 1, सितारों का बुलावा। पिता, जो अब बूढ़े हो चुके डॉक्टर आरिस खन्ना हैं, अपने बेटे के साथ बालकनी में बैठे हैं, रात का आकाश देख रहे हैं। देखो बेटा, वो लाल तारा दिख रहा है, मंगल। आज भी उसे देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है आज से कई दशक पहले की, जब मैं तुम्हारी उम्र का रहा हूँगा, शायद थोड़ा बड़ा। मुझ में जुनून था बेटा, ब्रह्मांड को समझने का, जानने का कि इन टिमटिमाते नुक्तों के परे क्या है। मैं भारतीय अंतरिक्ष संस्थान में एक युवा खगोल भौतिकीविद था। सपने बड़े थे, पर यह नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी, इतने अविश्वसनीय तरीके से सच होंगे। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ने एक बहुत बड़े मिशन का ऐलान किया, मिशन मंगल विजय। लक्ष्य था इंसान को मंगल ग्रह पर उतारना। पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी, और मेरा नाम, हाँ बेटा, मेरा नाम उस टीम के प्रमुख वैज्ञानिकों में चुना गया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर नायर, हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, आरिस तुम जा रहे हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर साथ ही एक डर भी था, अज्ञात का डर। फिर शुरू हुआ सबसे मुश्किल दौर ट्रेनिंग का। महीनों तक हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया गया। वो सिमुलेटर, वो जीरो ग्रेविटी चैम्बर, ऐसा लगता था जैसे शरीर का हर कण टूटकर बिखर जाएगा। पर इरादा पक्का था। अध्याय 2, साथी और सपने। इसी ट्रेनिंग के दौरान मैं अपनी टीम से मिला। कमांडर विक्रम सिंह, फौलादी इरादों वाले अनुभवी पायलट, जिनकी निगरानी में हम सब थे। वो कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी निश्चिंतता थी, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। समीर वर्मा, हमारा भूविज्ञानी, हमेशा मंगल की चट्टानों के सपने देखता रहता, उसकी बातें सुनकर लगता जैसे वो मंगल पर पैदा हुआ हो। लीना रॉय, शांत कुशल इंजीनियर, जिसके हाथों में हमारे यान और पृथ्वी से संपर्क की डोर थी। और अर्जुन खन्ना, युवा जोशीला सह पायलट, जो हर नई तकनीक पर ऐसे टूट पड़ता जैसे बच्चे खिलौने पर। और फिर थी डॉक्टर ईशानी वर्मा, वो हमारी इतिहासकार और भाषा विशेषज्ञ थी। जब मुझे पता चला कि मिशन पर एक इतिहासकार भी जा रही है, तो सच कहूं, मुझे थोड़ी हैरत हुई। मैं ठहरा विज्ञान का आदमी, डेटा और तर्क पर चलने वाला। मुझे लगा, मंगल पर इतिहास का क्या काम। पर ईशानी अलग थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो पत्थरों और धूल में भी कहानियां पढ़ सकती हो। वो अक्सर प्राचीन सभ्यताओं, मिथकों और खोई हुई लिपियों की बातें करती। मैं मन ही मन मुस्कुराता, सोचता कि ये सब कल्पना की बातें हैं। हम मंगल पर जा रहे थे, किसी पौराणिक कथा की खोज में नहीं। हमारी शुरुआती बातचीत अक्सर बहस में बदल जाती, मैं तथ्यों की बात करता, वो संभावनाओं की। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसका नजरिया भी जरूरी था, भले ही मैं उसे मानता न हूं। भाग 2, पृथ्वी से विदाई। अध्याय 3, सागर द्वीप से उड़ान। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हम सागर द्वीप प्रक्षेपण स्थल पर थे। सामने खड़ा था हमारा भीमकाय रॉकेट अग्निपुत्र 7, जिसके शिखर पर हमारा अंतरिक्ष यान ध्रुव किसी इंतजार करते बाज की तरह बैठा था। हवा में तनाव और उत्साह का अजीब सा मिश्रण था। हमने अपने परिवारों को अलविदा कहा। तुम्हारी दादी की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। मुझसे वादा लिया कि मैं लौट कर आऊंगा। हम अपने स्पेस सूट पहनकर यान में दाखिल हुए। अंदर सब कुछ शांत, व्यवस्थित था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। 7, 6, 5। मैंने ईशानी की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं, शायद प्रार्थना कर रही थी। 4, 3, 2, 1, 0। एक भयानक गड़गड़ाहट, जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ उठे हों। हमारा शरीर सीट में धंसता चला गया। खिड़की से बाहर आग का समंदर दिख रहा था। धरती कांप रही थी और हम ऊपर उठ रहे थे, आसमान की ओर, सितारों की ओर। वो एहसास, वो रोमांच, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता बेटा। अध्याय 4, अंतरिक्ष का अनंत विस्तार। ध्रुव पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चुका था। अब हम अंतरिक्ष के यात्री थे। 6 महीने की लंबी यात्रा शुरू हो चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था, जिसमें अरबों तारे सुइयों की तरह चुभ रहे थे। पृथ्वी एक खूबसूरत नीले सफ़ेद गोले की तरह दिख रही थी, जो धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता था बेटा। घर से, अपनी दुनिया से लाखों मील दूर, यान के अंदर का जीवन एक बंधी बंधाई दिनचर्या में ढल गया। सुबह उठना, व्यायाम करना, भारहीनता में ये बहुत ज़रूरी था। नाश्ता जो अजीब से पैकेट में आता था, फिर अपने अपने काम। मैं डेटा विश्लेषण करता, मंगल के मौसम का पूर्वानुमान लगाता। ईशानी अपने प्राचीन ग्रंथों और तस्वीरों में खोई रहती।
विक्रम और अर्जुन यान के सिस्टम की निगरानी करते, समीर मंगल के नक्शों का अध्ययन करता, लीना पृथ्वी से आने वाले संदेशों का जवाब देती। शाम को हम कभी कभी साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, कभी कोई पुरानी फिल्म देखते। ईशानी और मेरी बहसें अब भी जारी थीं, पर उनमें अब पहले जैसी तल्खी नहीं थी। मैं उसके मिथकों और कहानियों को अब सिर्फ कल्पना कहकर खारिज नहीं करता था, हालांकि मानता अब भी नहीं था। वो कहती, आरिस, हर कहानी में सच्चाई का एक अंश होता है, हमें बस उसे ढूंढना होता है। अध्याय 5, अनपेक्षित मेहमान। यात्रा ज्यादातर शांत थी, पर एक घटना ने हमें हिला दिया। हम सौर मंडल के एस्टेरॉइड बेल्ट के पास से गुजर रहे थे। अचानक अलार्म बजने लगे। लीना चिल्लाई, कमांडर, एक छोटा एस्टेरॉइड सीधे हमारी तरफ आ रहा है। टक्कर का खतरा। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। इतनी तेज रफ्तार में एक छोटे से पत्थर की टक्कर भी यान के परखच्चे उड़ा सकती थी। कमांडर विक्रम ने तुरंत नियंत्रण संभाला। अर्जुन ने यान को कुशलता से मोड़ा। कुछ पल सांसें रोक देने वाले थे। वो पत्थर हमारे यान के बेहद करीब से गुजरा। हम सब बाल बाल बचे थे। उस घटना ने हमें याद दिलाया कि हम कितने नाजुक थे इस अनंत विस्तार में। इसने हमें एक टीम के रूप में और करीब ला दिया। भाग 3, लाल ग्रह पर पहला कदम। अध्याय 6, मंजिल करीब। महीनों बीत गए। अब मंगल एक छोटे लाल गोले की जगह एक बड़ी, विस्तृत दुनिया की तरह दिखने लगा था। उसकी सतह की घाटियां, पहाड़ साफ नजर आ रहे थे। हम मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले थे। ये एक और खतरनाक चरण था। यान की गति को कम करके उसे मंगल के गुरुत्वाकर्षण में पकड़ना था। विक्रम और अर्जुन ने इसे बखूबी अंजाम दिया। हम अब मंगल की परिक्रमा कर रहे थे। तारांकन नीचे लाल ग्रह का नज़ारा अद्भुत था। वेलिस मैरिनेरिस, इतनी विशाल घाटी कि उसमें पूरा भारत समा जाए। ओलंपस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। हमने अपनी लैंडिंग साइट चुनी, एरिडियम प्लेनेशिया, एक विशाल समतल मैदान जहां अरबों साल पहले शायद कोई समुद्र रहा होगा। अध्याय 7, 7 मिनट का आतंक। अब बारी थी लैंडर विक्रम 2 को ध्रुव से अलग करके सतह पर उतारने की। मैं, ईशानी, विक्रम, समीर और अर्जुन लैंडर में सवार हुए। लीना ऑर्बिटर में रहकर हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। लैंडर अलग हुआ और मंगल के पतले वायुमंडल में दाखिल हुआ। इसे 7 मिनट का आतंक कहते हैं, बेटा, क्योंकि इन 7 मिनटों में यान को अपनी गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 0 करनी होती है और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। पहले हीट शील्ड ने वायुमंडल के घर्षण से पैदा हुई भयानक गर्मी को झेला। लैंडर आग का गोला बन गया था। फिर पैराशूट खुले, गति और कम हुई। अंत में रेट्रो रॉकेट फायर हुए, धूल का गुबार उठा और फिर एक हल्का सा झटका। शांति। विक्रम की आवाज गूंजी, ध्रुव, विक्रम 2 सुरक्षित उतर गया है। पृथ्वी पर बैठे डॉक्टर नायर और भारतीय अंतरिक्ष संस्थान की पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। अध्याय 8, एक नई दुनिया। हमने कुछ देर इंतजार किया, सिस्टम जांचे, फिर वो ऐतिहासिक पल आया। कमांडर विक्रम ने लैंडर का दरवाज़ा खोला। सामने थी मंगल की लाल धरती। उन्होंने पहला कदम रखा, फिर मैं, ईशानी, समीर, अर्जुन। गुरुत्वाकर्षण कम था, हम हल्के फुल्के महसूस कर रहे थे। हवा बेहद पतली और ठंडी थी, स्पेस सूट के बिना एक पल भी रहना नामुमकिन था। आसमान हल्का गुलाबी रंग का था, धूल के कणों की वजह से। दूर तक जहां नजर जाती, बस लाल नारंगी मैदान, पत्थर और पहाड़ियां। एक अजीब सी खामोशी थी, बेटा, ऐसी खामोशी जो पृथ्वी पर कभी नहीं मिलती। हमने अपना तिरंगा फहराया, उस लाल धरती पर लहराता हमारा झंडा देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शुरुआती दिन उस नई दुनिया को समझने में बीते। समीर चट्टानों के नमूने इकट्ठा करने में जुट गया। मैं मौसम और वातावरण का डेटा जमा करने लगा। ईशानी आसपास की जमीन के पैटर्न देखकर किसी प्राचीन नदी या झील के निशान तलाश रही थी। हमने रोवर खोजी को भी बाहर निकाला, जो अपने पहियों पर चहलकदमी करता हुआ दूर तक जाकर तस्वीरें और जानकारी भेजने लगा। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, पर मन में एक सवाल था, क्या मंगल वाकई में हमेशा से इतना वीरान था? भाग 4, अनहोनी की आहट। अध्याय 9, खोजी के रहस्यमयी संकेत। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। हम लैंडिंग साइट से काफी दूर तक का इलाका छान चुके थे। सब कुछ सामान्य था, वही लाल चट्टानें, वही धूल भरे मैदान। मैं मानने लगा था कि मंगल वाकई में एक मृत ग्रह है। एक शाम, मैं और अर्जुन खोजी रोवर से आ रहे डेटा की निगरानी कर रहे थे। खोजी उस समय लैंडिंग साइट से करीब 10 किलोमीटर दूर कुछ छोटी पहाड़ियों के पीछे घूम रहा था। तभी अर्जुन चौंका, सर, ये देखिए, जीपीआर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार पर यह अजीब पैटर्न कैसा है? मैंने स्क्रीन पर देखा। रडार दिखा रहा था कि सतह के कुछ मीटर नीचे एक बड़ी, नियमित ज्यामितीय संरचना दबी हुई है। सीधी रेखाएं, समकोण। ऐसा पैटर्न प्राकृतिक रूप से नहीं बनता। मेरा पहला रिएक्शन था, सेंसर में खराबी होगी। अर्जुन, रीस्कैन करो। अर्जुन ने रीस्कैन किया, नतीजा वही। फिर मैग्नेटोमीटर ने भी उस जगह पर असामान्य चुंबकीय क्षेत्र दिखाया।
मेरा वैज्ञानिक दिमाग मानने को तैयार नहीं था, पर डेटा झूठ नहीं बोल रहा था। शायद कोई पुरानी लावा ट्यूब होगी जो अजीब कोण पर जमी हो, मैंने कहा, पर मेरी आवाज़ में आत्मविश्वास नहीं था। भाग 5, दहलीज के पार। अध्याय 13, स्तब्धता और रणनीति। पिता की आवाज़ में अब भी उस पल का विस्मय झलकता है। बेटा, वो नज़ारा देखकर हम सब जैसे पत्थर बन गए थे। सोचो, मंगल की लाल धूल के बीच, हजारों मील दूर पृथ्वी से एक प्राचीन भारतीय मंदिर। दिमाग काम करना बंद कर देता है ऐसी स्थिति में। कुछ पल तो हम बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले। क्या ये कोई मतिभ्रम था? मंगल की पतली हवा और दबाव का असर? मैंने तुरंत अपने स्पेस सूट के सेंसर जांचे, विजुअल डिस्प्ले चेक किया, सब सामान्य था। समीर ने अपने जियोस्कैनर से दोबारा जांचा, संरचना वास्तविक थी, ठोस थी। ये कोई धोखा नहीं था। मेरा वैज्ञानिक मन चीख रहा था, यह असंभव है। ये भौतिकी के, इतिहास के हर ज्ञात नियम के खिलाफ था। मैंने हजारों स्पष्टीकरण सोचने की कोशिश की, शायद हवा और कटाव से बना कोई प्राकृतिक ढांचा जो मंदिर जैसा दिखता हो। पर नहीं, वो तराशे हुए पत्थर, वो नक्काशी, वो समरूपता। ये किसी बुद्धिमान हाथों का ही काम हो सकता था। मैंने ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो डर के नहीं, विस्मय और शायद पुष्टि के थे। मुझे उसका कहा याद आया, हर कहानी में सच्चाई का अंश होता है। क्या वो सही थी? कमांडर विक्रम हम सब में सबसे पहले संभलें। उनकी आवाज़ ने हमें चौंकाया। टीम, स्थिति नियंत्रण में रखो। आरिस, समीर, यहाँ से संरचना के विस्तृत स्कैन लो। ईशानी, बाहरी बनावट का पहला आकलन करो। कोई भी तुरंत नज़दीक नहीं जाएगा। उनका अनुभव बोल रहा था। उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किया, रोवर को डिफेंसिव मोड में डाला। पृथ्वी पर भारतीय अंतरिक्ष संस्थान को विक्रम ने जो कोडित संदेश भेजा था, उसका जवाब भी कुछ घंटों में आ गया। बेहद संक्षिप्त और तनाव भरा। डॉक्टर नायर का सीधा आदेश था, अत्यधिक सावधानी बरतें। जानकारी अति गोपनीय रखी जाए। आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। हम समझ गए थे, बेटा। ये खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, ये भू राजनीतिक रूप से भी विस्फोटक थी। अगर ये खबर लीक हो जाती तो दुनिया में क्या उथल पुथल मचती, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। हम पर अब सिर्फ खोज का नहीं, उसे सुरक्षित और गुप्त रखने का भी भारी दबाव था। रोवर के अंदर हमने पहली बार खुलकर बात की। हमें अंदर जाना होगा, समीर का उत्साह चरम पर था। नहीं, जब तक पूरी तरह से सुरक्षित न हो और पृथ्वी से स्पष्ट निर्देश न मिले, हम इंतजार करेंगे, विक्रम दृढ़ थे। ईशानी बेचैन थी, कमांडर, हमें कम से कम बाहर से तो और जांच करनी चाहिए। वो लिखावट, वो नक्काशी, वो हमें कुछ बता सकती है। मैं दुविधा में था। मेरा वैज्ञानिक मन अंदर जाने को उतावला था, पर खतरा भी महसूस हो रहा था। विक्रम ने बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, हम सावधानी से बाहरी निरीक्षण करेंगे, पर संरचना से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे। अध्याय 14, नज़दीक से एक नज़र, बाहरी दीवारें। अगले कुछ 16 मंगल दिवस हमने मंदिर के बाहरी हिस्से के अध्ययन में बिताए। पहले हमने रोवर से हाई डेफिनेशन कैमरे और लेजर स्कैनर से चक्कर लगाए। फिर स्पेस सूट पहनकर, विक्रम के सख्त निर्देशों के तहत, हम पैदल उसके करीब गए। जितना करीब जाते, हैरानी उतनी बढ़ती जाती। वो पत्थर, समीर ने पुष्टि की कि वो मंगल ग्रह के मूल पत्थर नहीं थे। उनकी संरचना पृथ्वी के बलुआ पत्थर और बेसाल्ट के मिश्रण जैसी थी, पर अविश्वसनीय रूप से कठोर और मौसम प्रतिरोधी। उन पर जो नक्काशी थी, ओह बेटा, क्या कारीगरी थी। कमल के फूल, चक्र, यक्ष और गंधर्व जैसे दिखने वाले प्राणी। पर उनके साथ ही कुछ ऐसे प्रतीक और जीव भी उकेरे गए थे जो बिल्कुल अपरिचित थे, गैर मानवीय लगते थे। कुछ ज्यामितीय पैटर्न इतने जटिल थे कि उन्हें समझना मुश्किल था, और हर जगह वो अजीब लिपि खुदी हुई थी। ईशानी तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। वो दीवारों को छूती, नक्काशियों पर उंगलियां फिराती, फुसफुसाती हुई नोट्स लेती। ये गुप्तकालीन और चालुक्य वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है, पर इसमें कुछ ऐसा है जो इन दोनों से भी पुराना लगता है। या शायद कहीं और का। उसने उन अजीब प्राणियों की तरफ इशारा किया। ये कौन है? क्या ये हमारे मिथकों के पात्र हैं या कुछ और? उसकी आवाज़ में सिहरन थी। उसने कटाव के पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाया कि ये संरचना कम से कम कई लाख साल पुरानी हो सकती है। मेरा दिमाग फिर चकरा गया। लाखों साल। मैं वैज्ञानिक नज़रिए से सबूत तलाश रहा था। तकनीक के निशान, ऊर्जा स्रोत, प्रवेश द्वार। संरचना का पैमाना विशाल था, उसका बड़ा हिस्सा अब भी रेत के नीचे दबा था। इतनी विशाल इमारत मंगल के कम गुरुत्वाकर्षण और पतले वायुमंडल में कैसे बनाई गई होगी? किन औजारों से? और सबसे बड़ा सवाल, ये लाखों सालों से यहाँ कैसे टिकी हुई है, जबकि मंगल पर भयानक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। हर जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। अध्याय 15, मोहरबंद दरवाज़ा। कई दिनों की खोजबीन के बाद हमें वो जगह मिली जो मुख्य प्रवेश द्वार लगती थी। ये संरचना के सामने के हिस्से में था और लगभग पूरी तरह मलबे और रेत के टीले के नीचे दबा था। अगर हमें अंदर जाना था तो इसे साफ करना ही होगा।
विक्रम ने पृथ्वी से अनुमति ली और हमने रोवर के रोबोटिक आर्म और कुछ विशेष औजारों की मदद से खुदाई का काम शुरू किया। ये बहुत धीमा और उबाऊ काम था बेटा। हमें बेहद सावधानी बरतनी थी ताकि मूल संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। एक एक पत्थर हटाते हुए दिल में धुकधुकी लगी रहती थी, नीचे क्या मिलेगा। मंगल के सोल पृथ्वी के दिनों से थोड़े लंबे होते हैं, पर हमें वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। थकान हावी होने लगी थी, पर रहस्य हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। लगभग 4 सोल की लगातार मेहनत के बाद वो दरवाज़ा प्रकट हुआ और उसे देखकर हम फिर दंग रह गए। वो पत्थर का नहीं था, वो एक गहरे काले रंग की धातु से बना था जिसकी सतह शीशे की तरह चिकनी थी, बिना किसी जोड़ या दरार के। उस पर भी वही जटिल लिपि और ज्यामितीय पैटर्न खुदे हुए थे जो पत्थर की नक्काशी से ज्यादा स्पष्ट थे। दरवाज़ा विशाल था, कम से कम 20 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा, पर उसमें कोई ताला, कोई हैंडल, कोई दरार, कुछ भी नहीं था जिससे उसे खोला जा सके। वो बस एक चिकनी काली रहस्यमयी दीवार थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे हवा और पानी से पूरी तरह सील कर दिया गया हो। मैंने अपने सारे सेंसर उस दरवाजे पर लगा दिए, थर्मल इमेजिंग, एक्स-रे, सोनार। नतीजा चौंकाने वाला था। दरवाजे के पीछे खाली जगह थी, यानी अंदर रास्ता था, पर दरवाजे की धातु वो किसी ज्ञात तत्व या मिश्र धातु से मेल नहीं खाती थी। और सबसे अजीब बात, दरवाजे के अंदर से एक हल्की स्थिर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, जैसे वो दरवाज़ा वो जिंदा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण दरवाज़ा नहीं था, ये तकनीक थी, ऐसी तकनीक जो हमारी समझ से मीलों आगे थी। अध्याय 16, ईशानी की चुनौती, भाषा का ताला। अब सारी उम्मीदें ईशानी पर टिक गई थीं। अगर अंदर जाने का कोई रास्ता था तो उसकी चाबी शायद उस दरवाजे पर खुदी लिपि में ही छिपी थी। ईशानी ने रोवर के अंदर एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। वो दिन रात उन प्रतीकों के हाई रेजोल्यूशन प्रिंटआउट और 3D स्कैन का अध्ययन करती। उसका काम देखना भी एक अनुभव था बेटा। वो घंटों उन अजीब अक्षरों को घूरती रहती, कभी प्राचीन ब्राह्मी से तुलना करती, कभी सिंधु घाटी की मोहरों से। वो हर प्रतीक को अलग अलग कोणों से देखती, उनके आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करती। उसने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा विकसित सबसे उन्नत एआई भाषा विश्लेषण टूल का भी इस्तेमाल किया, पर वो एलियन लिपि इतनी अलग थी कि एआई भी कंफ्यूज हो गया। कई बार वो निराश हो जाती, सिर पकड़कर बैठ जाती। कुछ समझ नहीं आ रहा आरिस, ये किसी दूसरी दुनिया की भाषा है। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर से शुरुआत की, छोटे छोटे पैटर्न ढूंढे। कुछ प्रतीक बार बार आ रहे थे। क्या वो क्रिया थे, संज्ञा? उसने अनुमान लगाया, एक प्रतीक शायद मंदिर या घर का मतलब रखता था, दूसरा तारा या आकाश का, तीसरा पानी या जीवन का। मैं भी उसकी मदद करने लगा, गणितीय नजरिए से उन पैटर्नों में कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता। हमारे बीच अब वो शुरुआती नोक झोंक नहीं थी, बल्कि एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने वाले 2 वैज्ञानिकों का सम्मान था। और फिर एक रात, जब हम सब लगभग हार मान चुके थे, ईशानी खुशी से चिल्ला उठी, मिल गया, मुझे लगता है मिल गया। उसने हमें दरवाजे के ठीक बीचों बीच बने एक जटिल प्रतीक समूह की ओर इशारा किया। यह एक सुंदर सममित डिजाइन था जिसके चारों ओर लिपि के अक्षर एक खास क्रम में लिखे थे। मुझे लगता है ये सिर्फ लिखावट नहीं है, ये एक चाबी है, जैसे कोई पासवर्ड या संगीत की कोई धुन। इसे सक्रिय करना होगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई थी। अध्याय 17, असंभव द्वार का खुलना। ईशानी की खोज ने हम में नया जोश भर दिया। अब सवाल था, इसे सक्रिय कैसे करें? ईशानी का मानना था कि इसका संबंध ध्वनि और ऊर्जा से हो सकता है। मैंने लीना की मदद से, जो ऑर्बिटर से हमें सुन रही थी और गणना में सहायता कर रही थी, एक योजना बनाई। हम रोवर के उपकरणों का उपयोग करके दरवाजे पर बने उस विशेष पैटर्न पर केंद्रित ध्वनि तरंगें और ऊर्जा के विशिष्ट पैटर्न भेजेंगे। हमने पूरी तैयारी की। रोवर को दरवाजे के ठीक सामने खड़ा किया गया। हम सब ने अपनी सांसें थाम लीं। मैंने पहला सीक्वेंस भेजा, कुछ नहीं हुआ। दरवाज़ा वैसे ही शांत, काला और रहस्यमयी बना रहा। दूसरा प्रयास, तीसरा, चौथा। हर असफलता के साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। क्या ईशानी की थ्योरी गलत थी? क्या ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद था? ईशानी ने फिर से उस पैटर्न को देखा। रुको आरिस, शायद क्रम गलत है, या फ्रीक्वेंसी। इसे इस ज्यामितीय कोण से मिलाकर देखो। उसने कुछ नई गणनाएं बताईं। मैंने कांपते हाथों से नया सीक्वेंस फीड किया। इस बार हमने ध्वनि के साथ एक हल्का ऊर्जा स्पंदन भी भेजा। और फिर वो हुआ। दरवाजे से एक बहुत हल्का, गूंजता हुआ स्वर निकला, जैसे कोई विशाल घंटा बजा हो। दरवाजे पर उकेरे हुए प्रतीक अंदर से एक मंद नीली रोशनी से चमकने लगे। एक गहरी, गूंजती हुई आवाज़ ने मंगल की पतली हवा में कंपन पैदा कर दिया। वो आवाज़ हमारे सूट के अंदर भी महसूस हो रही थी। हम सब स्तब्ध होकर देख रहे थे। धीरे धीरे, बिना किसी आवाज़ के, अविश्वसनीय सटीकता के साथ, उस चिकनी काली धातु की दीवार का एक हिस्सा, दरवाजे का मध्य भाग, अंदर की ओर खिसकने लगा।
हमारे सामने अब एक खुला रास्ता था, जिसके अंदर घना स्याह अंधेरा भरा हुआ था। दरवाज़ा खुल गया था, पर अंदर क्या था? कैसी दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी? क्या वो सुरक्षित था? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, उत्साह और अनजाने डर के एक अजीब मिश्रण के साथ। हमने असंभव को संभव कर दिखाया था, पर असली रोमांच और शायद असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। भाग 6, अतीत की गूंज। अध्याय 18, अज्ञात में प्रवेश। पिता थोड़ा रुकते हैं, जैसे उस पल की ठंडक को फिर से महसूस कर रहे हों। बेटा, वो खुला दरवाज़ा, वो अंधेरा, वो ऐसा था जैसे किसी दूसरे आयाम का मुंह खुल गया हो। हम चारों, मैं, विक्रम, ईशानी, समीर, रोवर के बाहर खड़े थे, स्पेस सूट पहने हुए, उस अंधेरे को घूरते हुए। दरवाज़ा अब भी खुला था, खामोश। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिवाय एक बहुत ही हल्की, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज के। विक्रम ने आदेश दिया, कोई अंदर नहीं जाएगा जब तक हम पूरी तरह निश्चित न हो जाएं। मैंने तुरंत अपने सूट के सेंसर अंदर की ओर पॉइंट किए। तापमान बाहर से काफ़ी ज़्यादा, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो मंगल के हिसाब से गर्म था। हवा का दबाव बहुत कम, पृथ्वी का शायद 10वां हिस्सा पर था। और संरचना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, अविश्वसनीय। पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम थी और कुछ अक्रिय गैसें थीं जो पृथ्वी पर नहीं मिलतीं। कोई हानिकारक रेडिएशन भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? क्या इस मंदिर का अपना जीवन रक्षक सिस्टम था जो लाखों साल बाद भी काम कर रहा था? अब सवाल था, अंदर कैसे जाएं? सूट पहनकर या उतारकर? हवा सांस लेने लायक तो थी, पर क्या उस पर भरोसा किया जा सकता था? विक्रम ने फैसला लिया, पहली बार हम पूरे सूट के साथ ही अंदर जाएंगे। अधिकतम सावधानी। आरिस, तुम मेरे साथ चलोगे। तुम्हारे वैज्ञानिक उपकरण और सेंसर जरूरी होंगे। ईशानी, समीर, तुम लोग रोवर से निगरानी करोगे, यही दरवाजे के पास। किसी भी गड़बड़ पर हमें तुरंत सूचित करना और वापसी के लिए तैयार रहना। अर्जुन और लीना लैंडर और ऑर्बिटर से संपर्क बनाए हुए थे। तैयारी शुरू हुई। हमने अपने सूट दोबारा जांचे, ऑक्सीजन टैंक चेक किए, हेलमेट की लाइटें परखीं, कम्युनिकेशन लिंक टेस्ट किए। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। बेटा, एक वैज्ञानिक के तौर पर अंदर जाने की तीव्र इच्छा थी, पर उस स्याह अंधेरे के अनजानेपन से एक डर भी लग रहा था, एक आदिम डर। अध्याय 19, पहला कक्ष और बोलती दीवारें। विक्रम ने पहले कदम रखा, फिर मैं। जैसे ही हम दरवाजे के पार हुए, हमारे पीछे वो विशाल धातु का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए बंद हो गया। खचाक, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। क्या हम फंस गए? मैंने तुरंत विक्रम की ओर देखा, वो शांत थे। कम्युनिकेशन चेक, उनकी आवाज़ मेरे हेलमेट में गूंजी। रोवर, सुन रहे हो? ईशानी की थोड़ी घबराई हुई आवाज़ आई। हाँ कमांडर, हम सुन सकते हैं। आप ठीक हैं? शुक्र है। संपर्क बना हुआ था। अंदर घना अंधेरा था। हमारे हेलमेट की शक्तिशाली लाइटों ने अंधेरे को चीरा। हवा अजीब तरह से स्थिर और भारी महसूस हो रही थी, हालांकि सेंसर बता रहे थे कि वो बहुत पतली थी। और वो हल्की गूंज अब ज्यादा स्पष्ट थी, जैसे कोई विशाल मशीन बहुत धीमी गति से चल रही हो। धीरे धीरे हमारी लाइटों ने पहले कक्ष के आकार को उजागर किया, और हम देखते रह गए। ये जगह बाहर से दिखने वाले मंदिर से कहीं ज्यादा विशाल थी। छत बहुत ऊंची थी, इतनी कि हमारी लाइटें भी वहां तक मुश्किल से पहुंच रही थीं। दीवारें उसी चिकनी, काली, पॉलिश की हुई धातु की बनी थीं। वास्तुकला अद्भुत थी, सीधी रेखाएं कम थीं, सब कुछ घुमावदार, लहरों जैसा था। कोई नुकीले कोने नहीं थे, जैसे सब कुछ बह रहा हो। और फिर हमने दीवारें देखीं। हे भगवान, वो दीवारें बोल रही थीं। उन पर फर्श से लेकर छत तक, हर इंच पर अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर चित्र बने हुए थे। ये नक्काशी नहीं थी बेटा, ऐसा लगता था जैसे ये चित्र दीवार के पदार्थ का ही हिस्सा हो, और उनमें से एक हल्की, अंदरूनी रोशनी निकल रही थी। हमारी लाइटें जैसे जैसे घूमती, कहानियां उजागर होतीं। पृथ्वी जैसे दिखने वाले जंगल, नदियां, पहाड़ पर पेड़ पौधे और जानवर अजीब थे, कुछ जाने पहचाने, कुछ बिल्कुल अनजान। प्राचीन भारतीय वेशभूषा में दिखने वाले लोग, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए वो लंबे, पतले, बड़ी आंखों वाले प्राणी। वही जिन्हें ईशानी ने संरक्षक कहा था। वे शांति से साथ रह रहे थे, निर्माण कर रहे थे, ज्ञान साझा कर रहे थे। कुछ हिस्सों में जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत दर्शाए गए थे, परमाणुओं की संरचना, डीएनए का घुमावदार मॉडल, ग्रहों की चाल, आकाशगंगाओं के नक्शे, सब कुछ प्रतीकात्मक रूप में। तारों के नक्शे थे जिनमें पृथ्वी, मंगल और कई दूसरे सौर मंडलों को रेखाओं से जोड़ा गया था, जैसे वो यात्रा के रास्ते हों। और इसी मंदिर को मंगल पर बनाते हुए भी दिखाया गया था। पर कुछ चित्र परेशान करने वाले भी थे। उनमें किसी भयानक खगोलीय विनाश का संकेत था। सूरज से निकलती विशाल ज्वालाएं, पृथ्वी और मंगल से टकराते उल्कापिंड, डूबते हुए शहर, भागते हुए लोग और संरक्षक। मैं पूरी तरह अभिभूत था। मेरा दिमाग इन सब सूचनाओं को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये कला थी, इतिहास था, विज्ञान था, मिथक था, सब कुछ एक साथ गुंथा हुआ। मैंने अपने
सूट के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, हर कोण से, हर डिटेल को। ये मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी और मैं उसका गवाह था। अध्याय 20, कलाकृतियां और फुसफुसाहटें। हम धीरे धीरे उस विशाल कक्ष में आगे बढ़े। दीवारों के साथ साथ कुछ दूरी पर आले बने हुए थे, जैसे मंदिरों में मूर्तियां रखने के लिए होते हैं। पर इनमें मूर्तियां नहीं थीं। इनमें अजीब चीजें रखी थीं जो पेडेस्टल पर सजी थीं। जैसे ही हम एक आले के पास पहुंचे, अंदर रखी क्रिस्टल जैसी एक संरचना हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी। वो कई कोनों वाला पारदर्शी क्रिस्टल था जिसके अंदर रोशनी घूम रही थी। मैंने अनुमान लगाया, ये शायद डेटा स्टोरेज डिवाइस थे या ऊर्जा स्रोत। दूसरे आलों में अज्ञात कामों के औजार रखे थे, चिकनी धातु के बने, अजीब आकार के, पर पकड़ने में आरामदायक लगते थे। कुछ नाजुक कलाकृतियां थीं, संरक्षकों और इंसानों की छोटी मूर्तियां, गहनों जैसी दिखने वाली चीजें। क्या ये तारों के नक्शे बनाने के उपकरण थे, या चिकित्सा के यंत्र, या हथियार? कहना मुश्किल था। विक्रम ने मुझे सावधानी से एक छोटा, चिकना क्रिस्टल उठाने की इजाजत दी। वो हल्का गर्म महसूस हुआ। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरे सूट के सेंसर अजीब रीडिंग देने लगे। ऊर्जा क्षेत्र में उतार चढ़ाव। ऐसा लगा जैसे वो क्रिस्टल मेरे सूट के साथ, या शायद मेरे साथ, संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे जल्दी से वापस रख दिया, और तभी मुझे वो एहसास हुआ, एक बेचैनी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वो हल्की गूंज जो पूरे कक्ष में फैली थी, अब मुझे उसमें एक पैटर्न सुनाई देने लगा, जैसे धीमी फुसफुसाहटें हों। मैंने विक्रम की तरफ देखा, उनके चेहरे पर भी तनाव था। क्या ये हमारा वहम था? तनाव और इस अजीब जगह का असर, या ये मंदिर, ये जगह वाकई में जागरूक थी? अध्याय 21, फिर भाषा की दीवार। हमें दीवारों पर और आलों के पास पैनलों पर और भी लिखावट मिली। ऐसा लगता था जैसे ये उन तस्वीरों या कलाकृतियों के बारे में जानकारी दे रही हो। मैंने तुरंत इनके हाई क्वालिटी स्कैन ईशानी को भेजे, जो रोवर में बेचैन होकर इंतजार कर रही थी। ईशानी की उत्साहित आवाज़ हमारे कानों में गूंजी, आरिस, ये अद्भुत है। कुछ प्रतीक उन दरवाजे वाले प्रतीकों से मिलते हैं। मुझे संदर्भ मिल रहा है। अब हमारा काम मिलकर आगे बढ़ा। मैं उसे बताता कि कौन सा प्रतीक किस तस्वीर या चीज़ के पास मिला है, और वो उसे अपनी अधूरी डिक्शनरी से जोड़ने की कोशिश करती। प्रगति धीमी थी, क्योंकि वो लिपि अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। कुछ अक्षर तो आसपास की ऊर्जा या रोशनी के हिसाब से अपना रूप बदलते हुए लग रहे थे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभर रही थी। ये सिर्फ एक मंदिर या चौकी नहीं थी, ये ज्ञान का भंडार था, एक लाइब्रेरी, एक संग्रहालय, जिसमें दो अलग अलग सभ्यताओं का साझा ज्ञान और इतिहास सुरक्षित रखा गया था। इस खोज का पैमाना, इसकी अहमियत, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रही थी, और इस एहसास से मेरा सिर घूमने लगा। अध्याय 22, आगे का रास्ता। उस पहले विशाल कक्ष के आखिरी छोर पर एक और बड़ा मेहराबदार रास्ता था, जो आगे और गहरे अंधेरे में जा रहा था। अब क्या करें? विक्रम ने कहा, हमें पहले अपनी फाइंडिंग्स पृथ्वी पर भेजनी होंगी और आगे के निर्देश लेने होंगे। हमने विस्तृत रिपोर्ट, तस्वीरें, स्कैन, सब कुछ एन्क्रिप्ट करके भारतीय अंतरिक्ष संस्थान को भेजा। जवाब आने में कई घंटे लगे। डॉक्टर नायर और उनकी टीम भी शायद इस जानकारी के सैलाब से जूझ रहे थे। आखिरकार अनुमति मिली, पर बहुत सीमित। हम आगे बढ़ सकते थे, पर अत्यधिक सावधानी के साथ, और अब ईशानी और समीर भी हमारे साथ अंदर आ सकते थे। अर्जुन को लैंडर पर ही रुकने का सख्त आदेश था। ईशानी और समीर जब सूट पहनकर अंदर आए, तो उनकी प्रतिक्रिया भी हम जैसी ही थी, विस्मय, अविश्वास और रोमांच का मिश्रण। ईशानी तो जैसे ही अंदर आई, सीधे दीवारों के पास भागी, उन तस्वीरों और लिखावटों में खो गई। वो ऐसे कनेक्शन देख पा रही थी जो मुझसे छूट गए थे। समीर एक इंजीनियर की नज़र से उस निर्माण को देख रहा था। वो चिकनी दीवारें कैसे जोड़ी गई थीं, वो आंतरिक वातावरण कैसे बनाए रखा गया था, वो ऊर्जा स्रोत कहाँ से आ रहा था। अब हम 4 लोग थे, पृथ्वी से करोड़ों मील दूर, मंगल ग्रह पर एक एलियन मंदिर के अंदर। अकेलेपन, आश्चर्य और अनजाने खतरे के एहसास ने हमें एक टीम के रूप में और मजबूत कर दिया था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, एक अनकहा समझौता हुआ। हम तैयार थे। हमने अपनी लाइटें जलाईं और साथ मिलकर उस दूसरे मेहराब के पार, आगे के अज्ञात अंधकार में कदम रखा। हम चारों उस दूसरे मेहराब के पार और गहरे अंधेरे में उतर गए। भाग 7, ज्ञान का केंद्र। अध्याय 23, घूमता गलियारा और चमकते क्रिस्टल। पिता की आवाज़ धीमी हो जाती है, जैसे वो उस रहस्यमयी जगह की शांति को याद कर रहे हों। वो दूसरा रास्ता एक लंबे, घुमावदार गलियारे में खुलता था। बेटा, यहाँ की दीवारें भी उसी काली, चमकदार धातु की थीं, पर उन पर चित्र नहीं थे। उनकी जगह दीवारों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आले बने हुए थे, और हर आले में एक क्रिस्टल रखा था, ठीक वैसा ही जैसा हमने पहले कक्ष में देखा था। पर यहाँ एक अजीब बात थी। जैसे ही हम गलियारे में आगे बढ़ते, हमारे पास वाले आले में रखा क्रिस्टल अपने आप हल्की नीली या सुनहरी रोशनी से चमकने लगता, और जैसे ही हम आगे बढ़ जाते, वो बुझ जाता और अगला क्रिस्टल जल उठता। ऐसा लगता था जैसे ये गलियारा हमें रास्ता दिखा रहा हो, या शायद
हमारी मौजूदगी को पहचान रहा हो। वो फुसफुसाहटें और गूंज यहाँ और ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। अब ऐसा लगता था जैसे ये कई आवाज़ों का मिश्रण हो, कुछ संगीत जैसा, कुछ गणितीय सूत्रों जैसा। समझना नामुमकिन था, पर वो कानों को बुरा नहीं लग रहा था। समीर ने अपने उपकरणों से जांचा, ये आवाज़ें क्रिस्टलों से ही आ रही थीं। ईशानी उन क्रिस्टलों को देखकर मंत्रमुग्ध थी। आरिस, देखो, इन पर भी वही लिपि खुदी हुई है, पर बहुत महीन। मुझे लगता है ये सिर्फ ऊर्जा स्रोत या सजावट नहीं है, ये ज्ञान के भंडार हैं। शायद इनमें संरक्षकों का सारा ज्ञान, उनका इतिहास दर्ज हो। मेरा वैज्ञानिक दिमाग भी यही कह रहा था। ये क्रिस्टल किसी तरह की उन्नत डेटा स्टोरेज तकनीक थे, जो शायद रोशनी और ध्वनि के रूप में जानकारी संग्रहित करते हों। अगर हम इन्हें समझ पाते तो मानवता को कितना कुछ सीखने को मिल सकता था, पर इन्हें समझना हमारी तकनीक से मीलों परे था। हमने हर क्रिस्टल का विस्तृत स्कैन लिया, इस उम्मीद में कि पृथ्वी पर हमारे वैज्ञानिक शायद भविष्य में इन्हें समझ सकें। अध्याय 24, केंद्रीय कक्ष का विस्मय। वो गलियारा आखिरकार एक विशाल गोलाकार कक्ष में खुला, और बेटा, वो नज़ारा आज इतने सालों बाद भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। ये कक्ष पहले वाले से भी बड़ा था, किसी विशाल गुंबद जैसा, और इसके ठीक बीचों बीच, फर्श से लेकर छत तक, एक भीमकाय धीरे धीरे घूमता हुआ क्रिस्टल खड़ा था। वो क्रिस्टल, वो किसी चीज़ जैसा नहीं था जिसे मैंने कभी देखा हो। वो ठोस नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो शुद्ध ऊर्जा का बना हो, जिसमें नीली, बैंगनी और सुनहरी रोशनी की लहरें घूम रही हों। उसी से पूरे कक्ष में एक शीतल, नीली रोशनी फैली हुई थी। उसी से शायद यहाँ का वातावरण और तापमान नियंत्रित हो रहा था। और वही उस गूंज और फुसफुसाहटों का स्रोत था, जो अब एक शांत, ध्यान लगाने वाले संगीत जैसा लग रहा था। इस केंद्रीय क्रिस्टल के चारों ओर फर्श पर कई प्लेटफॉर्म बने हुए थे। उन पर अजीब तरह के नियंत्रण पैनल लगे थे, जिन पर वही लिपि और ज्यामितीय प्रतीक चमक रहे थे। ये शायद उस ऊर्जा स्रोत को या मंदिर के सिस्टम को नियंत्रित करने के उपकरण थे। हम चारों बस निःशब्द खड़े उस घूमते हुए ऊर्जापुंज को देख रहे थे। समीर फुसफुसाया, ये किसी तरह का फ्यूशन रिएक्टर हो सकता है, या उससे भी आगे की कोई चीज़, शायद 0 पॉइंट एनर्जी। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। ये तकनीक हमारी कल्पना से भी परे थी, लाखों साल पुरानी, और अब भी काम कर रही थी। अध्याय 25, तारों का नक्शा और ईशानी की खोज। ईशानी का ध्यान एक खास प्लेटफॉर्म पर गया। उस पर धातु की सतह पर एक बहुत बड़ा और जटिल तारों का नक्शा उकेरा गया था। पर यह सिर्फ हमारे सौरमंडल का नक्शा नहीं था, इसमें हमारी आकाशगंगा के एक बड़े हिस्से को दर्शाया गया था, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, नेबुला, सब कुछ अंकित था। और सबसे हैरानी की बात, कुछ तारों के बीच महीन रेखाएं खींची हुई थीं, जो यात्रा के रास्तों जैसी लग रही थीं। उनमें से कुछ रास्ते पृथ्वी और मंगल से शुरू होकर दूर, बहुत दूर के तारा प्रणालियों तक जा रहे थे। ईशानी उस नक्शे को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आरिस, देखो, ये संरक्षकों के यात्रा मार्ग हैं। वो सिर्फ हमारे सौरमंडल तक नहीं आए थे, वो सितारों के बीच यात्रा करते थे। तभी उसकी नज़र उस प्लेटफॉर्म पर बने नियंत्रण पैनल पर पड़ी। उसने दरवाजे पर मिले पैटर्न और क्रिस्टलों पर मिली लिपि से मिलान करना शुरू किया। वो बहुत ध्यान से उन चमकते प्रतीकों को छू रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना ताला खोलने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने उसे रोकना चाहा, ईशानी, सावधानी से, पर वो अपनी धुन में मगन थी। उसने कहा, कमांडर, मुझे लगता है ये सिर्फ नियंत्रण कक्ष नहीं है, ये संवाद का केंद्र है। अध्याय 26, अतीत का संदेश। ईशानी ने एक खास क्रम में कुछ प्रतीकों को दबाया, और अचानक वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। केंद्रीय क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी तेज होकर पूरे कक्ष में फैल गई। वो गूंज तेज होकर एक स्पष्ट संगीत में बदल गई, और फिर क्रिस्टल के ठीक सामने, हवा में, एक त्रिआयामी छवि, होलोग्राम प्रकट हुई। वो छवि हिल रही थी, बोल रही थी। उसमें वही लंबे, पतले, बड़ी चमकदार आंखों वाले संरक्षक खड़े थे। वे जीवित लग रहे थे। उनकी त्वचा हल्की नीली चमक लिए हुए थी, और उन्होंने चांदी जैसे चमकते वस्त्र पहने थे। वे इशारे कर रहे थे और एक मधुर, संगीतमय भाषा में बोल रहे थे, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। हम चारों सांस रोके उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद होलोग्राम बदला। अब उसमें एक संरक्षक और एक प्राचीन भारतीय ऋषि जैसे दिखने वाले व्यक्ति साथ खड़े थे। वे मित्र लग रहे थे। और अब संरक्षक जो भाषा बोल रहा था, हे भगवान, ईशानी पहचानी, वो एक अत्यंत प्राचीन, लगभग विलुप्त हो चुकी प्राकृत या शायद उससे भी पुरानी कोई भाषा थी। ईशानी और मेरे भाषा विश्लेषण सॉफ्टवेयर ने मिलकर उसे समझना शुरू किया। धीरे धीरे, लाखों साल पुराना वो संदेश हमारे सामने खुलने लगा। भाग 8, संरक्षकों की कहानी और विदाई। अध्याय 27, देवदूतों की कहानी। पिता की आवाज़ में अब गहरा सम्मान है। बेटा, वो कहानी, वो हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने वाली थी।
होलोग्राम ने बताया कि वे संरक्षक नामक एक बहुत पुरानी, शांतिप्रिय और बेहद उन्नत सभ्यता थे, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और जीवन को सहेजने के लिए यात्रा करते थे। लाखों साल पहले जब वे हमारे सौर मंडल से गुजरे तो उन्होंने पृथ्वी पर जीवन देखा। उन्होंने देखा कि इंसान, जो उस समय शायद हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा विकसित थे, खासकर उस भूमि पर जो आज भारत है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे थे। संरक्षकों ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने इंसानों में ज्ञान की प्यास देखी। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमारे पुरखों ने उसे स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर ज्ञान साझा किया, गणित, खगोल विज्ञान, धातुकर्म, ऊर्जा के सिद्धांत, शायद आनुवंशिकी भी। हमारे वेद पुराणों में देवताओं, विमानों और अद्भुत शक्तियों की जो कहानियां थीं, वो शायद इन्हीं संरक्षकों और उनकी तकनीक की धुंधली यादें थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिथकों में बदल गईं। उन्होंने मिलकर मंगल ग्रह पर ये चौकी बनाई, ये ज्ञान मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक प्रयोगशाला थी, एक वेधशाला थी, एक ज्ञान का भंडार था और पृथ्वी और गहरे अंतरिक्ष के बीच एक पड़ाव था। यहाँ से वे मिलकर ब्रह्मांड का अध्ययन करते थे। अध्याय 28, प्रलय और विदाई। पर फिर सब कुछ बदल गया। होलोग्राम में भयानक दृश्य उभरे। सौरमंडल में कोई बड़ी उथल पुथल हुई, शायद सूरज की एक विशाल सौर ज्वाला या धूमकेतुओं और उल्कापिंडों की भयानक बरसात। मंगल का वातावरण तबाह हो गया, उसकी सतह झुलस गई। पृथ्वी पर भी भयानक विनाश हुआ, महाद्वीप डूबे, सभ्यताएं नष्ट हुईं, ज्ञान खो गया। संरक्षकों को सौरमंडल छोड़कर जाना पड़ा। वे अपने मानव मित्रों को साथ नहीं ले जा सके, शायद समय नहीं था या तकनीक ने साथ नहीं दिया। जाते जाते उन्होंने इस ज्ञान मंदिर को भविष्य के लिए सील कर दिया, इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह। उन्होंने इसे ऐसी ऊर्जा प्रणाली से लैस किया जो लाखों साल तक इसे सुरक्षित रख सके, इस उम्मीद में कि एक दिन इंसान फिर से इतने काबिल बनेंगे कि वो सितारों तक पहुंचें, इस मंदिर को खोजें और अपने खोए हुए ज्ञान और विरासत को फिर से हासिल करें। ये मंदिर एक संदेश था, एक निमंत्रण था, अपने भूले हुए अतीत को याद करने का। पृथ्वी पर बची हुई मानवता को लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वो महान ज्ञान केवल मिथकों, किंवदंतियों और शायद कुछ प्राचीन ग्रंथों के संकेतों में ही जिंदा रहा। ईशानी की आंखें नम थीं, उसकी कल्पना सच साबित हुई थी। अध्याय 29, विरासत और निर्णय। होलोग्राम समाप्त हो गया। केंद्रीय क्रिस्टल धीरे धीरे शांत होकर अपनी पहले वाली स्थिति में घूमने लगा। कक्ष में फिर वही शांत संगीत गूंजने लगा। हम चारों पर जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। स्तब्ध, निःशब्द। मानवता का पूरा इतिहास, हमारी उत्पत्ति, हमारे भगवान, सब कुछ एक नए विशाल परिप्रेक्ष्य में सिमट गया था। मेरा संदेह पूरी तरह खत्म हो चुका था, उसकी जगह विस्मय और गहरे सम्मान ने ले ली थी। ईशानी अभिभूत थी, समीर उत्साहित था। हमें इन क्रिस्टलों को समझना होगा। सोचो इनमें क्या क्या ज्ञान भरा होगा। पर कमांडर विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो इस खोज के व्यवहारिक पहलुओं को देख रहे थे। इस जानकारी का क्या मतलब है? विक्रम ने शांत आवाज में कहा, क्या संरक्षक अब भी कहीं हैं? क्या वो वापस आएंगे? और सबसे जरूरी, हम इस ज्ञान का क्या करेंगे? अगर ये दुनिया को पता चला तो क्या होगा? ये सवाल बहुत बड़े थे बेटा। इस खोज से धर्मों पर क्या असर पड़ेगा? देशों के बीच शक्ति संतुलन का क्या होगा? क्या मानवता इस ज्ञान को शांति और प्रगति के लिए इस्तेमाल करेगी, या ये भी युद्ध और विनाश का एक नया कारण बन जाएगा? हमने पृथ्वी पर भारतीय अंतरिक्ष संस्थान को सब कुछ बताया। डॉक्टर नायर और सरकार के उच्चतम स्तर पर कई दिनों तक गहन विचार विमर्श चला। फैसला हुआ, इस खोज को धीरे धीरे सावधानी से दुनिया के सामने लाया जाएगा। पहले वैज्ञानिक समुदाय के साथ, फिर बाकी दुनिया के साथ। मानवता को इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार करना होगा। अध्याय 30, मंगल को विदाई। हमारा मिशन अब समाप्त हो रहा था। हमें पृथ्वी लौटना था। हमने मंदिर के अंदर और कुछ दिन बिताए, जितना संभव हो सका उतना डेटा इकट्ठा किया, क्रिस्टलों को समझने की असफल कोशिश की। हमने सीखा कि मंदिर की ऊर्जा प्रणाली लाखों साल बाद अब अस्थिर हो रही थी और शायद ज्यादा दिन काम न करती। मंदिर छोड़ने का पल बहुत भावुक था। हमने उसे फिर से सील किया, उसी तरह जैसे हमें मिला था। पर इस बार हमने बाहर एक छोटा सा निशान छोड़ा, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का प्रतीक और पृथ्वी का एक नक्शा, ये बताने के लिए कि इंसान वापस आ गए हैं। हमारा लैंडर विक्रम 2 ऑर्बिटर ध्रुव से जुड़ा। हमने लाल ग्रह को आखिरी बार देखा, उस ग्रह को जिसने मानवता का सबसे बड़ा रहस्य छुपा रखा था। और फिर हम घर की ओर चल पड़े, एक ऐसी जानकारी लेकर जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वापसी की यात्रा लंबी थी, पर अब हम थके हुए नहीं थे। हम एक नई ऊर्जा, एक नई जिम्मेदारी से भरे हुए थे। भाग 9, नई सुबह। अध्याय 31, पृथ्वी पर वापसी और खुलासे। पिता अब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखों में गर्व है। पृथ्वी पर हमारा स्वागत नायकों की तरह हुआ बेटा। पर असली काम तो अब शुरू होना था। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के साथ मिलकर डेटा साझा किया।
धीरे धीरे सम्मेलनों में, शोध पत्रों में, मंगल पर मिली उस अविश्वसनीय संरचना और उसके अंदर मिले संकेतों का खुलासा किया गया। जैसा अपेक्षित था, दुनिया में तहलका मच गया। पहले अविश्वास, फिर बहस, फिर धीरे धीरे स्वीकृति। धर्मगुरुओं ने अपनी व्याख्याएं दी, इतिहासकारों ने नए सिरे से अतीत को खंगाला, वैज्ञानिकों ने उस एलियन तकनीक को समझने की कोशिश शुरू की। कुछ लोगों ने इसे धोखा कहा, कुछ ने इसे किसी गुप्त शक्ति का षड्यंत्र। पर सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें झुठलाना मुश्किल था। इस खोज ने मानवता को पहली बार शायद सही मायनों में एकजुट किया। ये किसी एक देश की नहीं, पूरी मानव जाति की खोज थी। ये हमारे साझा अतीत की कहानी थी। इसने हमें सिखाया कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारा अतीत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गौरवशाली था। अध्याय 32, विरासत और भविष्य। पिता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो बेटा, ये थी मेरी कहानी, मंगल पर मंदिर की। उस खोज ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे सिखाया कि विज्ञान और इतिहास, तर्क और कल्पना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसने मुझे ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आज दशकों बाद दुनिया उस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रही है जो संरक्षकों ने छोड़ा था। मंगल पर अब स्थायी बेस बन गए हैं, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर उस मंदिर और क्रिस्टलों का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब भी संरक्षकों की तकनीक से बहुत पीछे हैं, पर हमने सीखना शुरू कर दिया है। क्या संरक्षक कभी वापस आएंगे? कौन जानता है, पर उनकी विरासत हमारे पास है। अब ये हम पर है कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम एकजुट होकर एक बेहतर, शांतिपूर्ण भविष्य बनाते हैं, या अपने पुराने झगड़ों में ही उलझे रहते हैं? देखो, वो मंगल तारा अब भी चमक रहा है। वो अब सिर्फ एक लाल बिंदु नहीं है बेटा, वो आशा का प्रतीक है, हमारे शानदार अतीत का गवाह है और हमारे भविष्य का बुलावा है। यात्रा, असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। पिता चुप हो जाते हैं। दोनों बाप बेटे खामोशी से उस लाल तारे को देखते रहते हैं, जो अब उनके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी, एक पूरी विरासत का प्रतीक है।